गुड मॉर्निंग क्लास। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल में। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सभी को मेरा नमस्कार। तो गाइस आज मैं आपके लिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। यूपीपीसीएल जेई और एसएससी जेई एग्जाम जो भी स्टूडेंट देने जा रहे हैं। देखिए गाइस, अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि एग्जाम बाद में होगा, कब होगा, आप ये मानकर चलिए अपने माइंड के अंदर कि आपका एग्जाम जो है शेड्यूल टाइम पर है। आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है, पूरी टीम के साथ कनेक्टेड रहना है और क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है इस आखिरी मोमेंट पे। तो आज मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन लोग और ये सेशन आपके लिए, मैं सच बता रहा हूं, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। गाइज, अगर आप गेट ईएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर राहुल 11 कोड के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप एई और जेई एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो एसएससी के सेक्शन में हमारी पूरी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं राहुल 11 कोड के साथ। 10% डिस्काउंट मिलेगा। साथ के साथ गाइज आपको मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी। देखिए गाइज, किसी भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए आपको गाइडेंस और मेंटरशिप की बहुत जरूरत पड़ती है, वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। ये सारे सब्जेक्ट्स जिसमें मैं डील करता हूं, ऑलरेडी प्लस में मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करा चुका हूं और यूट्यूब पर भी रेस्पेक्टिवली कंप्लीट करा चुका हूं। गाइज, आप सबको काफी टाइम से वेट था राहुल सर का नया कोर्स कौन सा आएगा नए बैच में। तो गाइज, नए बैच में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं 3 फेज इंडक्शन मोटर्स, यानी पॉलीफेज इंडक्शन मोटर्स आपको मिलने वाली है। ये पार्ट 4th है। ऑलरेडी मैं आपको ट्रांसफॉर्मर्स, डीसी मशीन्स और बेसिक्स ऑफ मशीन्स को कंप्लीट करा चुका हूं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मशीन्स के इस पूरे के पूरे कोर्स में आप रियली इंजॉय करेंगे। बेसिक से एडवांस लेवल तक आप चीजों को पढ़ेंगे। आप 8 फरवरी से ये रात के 8 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है, तो मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं राहुल 11 कोड के साथ और पूरी टीम के साथ भी। देखिए, मैं ये पढ़कर आपको बोर नहीं करूंगा क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है प्लस का जो आपका एक्सपीरियंस है मच मोर बेटर है इस कंपैरिजन टू यूट्यूब। यूट्यूब में बहुत सारी फैसिलिटीज वो अवेलेबल नहीं है जो प्लस में अवेलेबल है। तो गाइज, ये सारे आप खुद पढ़ लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा क्या एडवांटेज है। बस जब कनेक्ट होइए तो मुझे आप अपना टीचर या अपना गुरु या अपना गाइड या अपना कंपेनियन कंपटीशन के दौरान बना सकते हैं। गाइस, देखिए, हम काफी टाइम से कह रहे थे प्राइस हाइक हो चुका है, तो देयर विल बी सम अमाउंट्स विल बी इंक्रीज। कुछ कुछ लगभग 500 600 कुछ इस तरीके से रुपीस बढ़ा है। तो आपको यहाँ रेफरल कोड बोलेगा, अप्लाई दैट कोड राहुल 11। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई ऐसा नहीं है कि किसी के कहने से ही लेना, आपको जैसी सहूलियत है वैसा चले। 1 मंथ में भी पूरा कोर्स मिलेगा, 2 साल में भी आपको पूरा कोर्स मिलेगा। ठीक है ना, सारा कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है गाइज, तो आप यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं राहुल 11 कोड के साथ। 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अन अकेडमी एसएससी जेई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम पर, यहां पर आपको सारे रेस्पेक्टिव पीडीएफ मिल जाते हैं लेक्चर्स। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को कर लो प्रेस। ठीक है, कैसे हैं आप सभी? गुड आफ्टरनून गाइज, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, गुड आफ्टरनून माय डियर्स। देखिए, आप सबके लिए पूरी टीम एफर्ट कर रही है। आप सबको पता होगा 4 फरवरी से हमारा कौन सा बैच आ रहा है यार, विजयी भाव। तो आप सब कहते हो आशीर्वाद बनाए रखना, तो समझ लो ये बैच आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज है। कहीं से कहीं नहीं भटकना, चाहे 6 बजे आओ, रात के 10 बजे आओ, प्रैक्टिस कंटिन्यूसली चलती रहेगी आपकी। ठीक है, आपका डाटा खत्म हो जाएगा लेकिन क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे। चलिए गाइज, तो पहले क्वेश्चन स्क्रीन पर आने वाला है और स्टार्ट करते हैं आज अपनी प्रैक्टिस फिर से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द पर्पज ऑफ कंजर्वेटर इन ए ट्रांसफॉर्मर। ठीक है गाइस, तो बताएं बेटा क्या पर्पज होता है। ठीक है, द पर्पज ऑफ कंजर्वेटर इन ए ट्रांसफॉर्मर माय डियर। 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, बताएं। तो मैं यहां देख रहा हूं, वाह वाह वाह, यहां शुभा प्रसाद, सौरभ कुमार, एलेक्स, अर्जुन देव, करिश्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। क्या बात है यार, क्या बात है, शाबाश। तो यहाँ 5-6 बच्चों ने आंसर भी भेज दिया है। सागर ने भी कर दिया, अभिषेक ने भी कर दिया, हरिकेश ने भी आंसर भेज दिया है। बहुत अच्छे गए। तो यार देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। कंजर्वेटर आप सभी ने देखा होगा यार, ट्रांसफॉर्मर के ऊपर ये होता है कंजर्वेटर।
तरीके से। तो ट्रांसफार्मर में अपन ऑयल ऑयल का यूज क्यों करते हैं भाई? आपका कूलिंग के लिए और इंसुलेशन के लिए। आप ट्रांसफार्मर ऑयल भी कहते हैं। तो यहां पर क्या होता है माय डियर, जब ये तेल कोई भी चीज गर्म होती है तो भाई हमें पता है उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब कोई चीज ठंडी होती है तो उस चीज का वॉल्यूम कम हो जाता है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जो भी लिक्विड्स और फ्लूइड्स हैं आपके, इनके अंदर टेम्परेचर के हिसाब बढ़ने से घटने से माय डियर क्या होता है, वॉल्यूम में उतार चढ़ाव होता है, आयतन में बदलाव होता है। तो माय डियर ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आपका एक्सपेंशन होगा ऑयल का तो ये एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक्स्ट्रा ऑयल प्रोवाइड करता है लेवल को मेंटेन करने। ठीक है गाइस, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर कंजर्वेटर का क्या काम है, अगर एक शब्द में कहा जाए, ऑयल को रेगुलेट कर। ठीक है, सप्लाई ऑफ ऑयल्स को रेगुलेट करना जिससे एक प्रॉपर लेवल मेंटेन रहे ट्रांसफार्मर के अंदर। मॉइस्चर को प्रिवेंट करता है सिलिका जेल। ट्रांसफार्मर को कूलिंग का काम करता है आपका ऑयल। ठीक है, शॉर्ट सर्किट के लिए हम यहां पर रिलेस, सर्किट ब्रेकर, सारे सिस्टम को यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन बता, अ मटेरियल यूज फॉर कॉटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। बता बेटा, क्या कहेंगे उसे? क्या यार, आज काफी कम बच्चे हैं, शायद बच्चों को पता नहीं रहता राहुल सर की क्लास का। मटेरियल यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड फ्लैग, प्रोटेक्टिव लेयर, बाइंडर या फ्लक्स। प्लीज गाइज यार, अगर आप सब थोड़ा सा शेयर कर दिया करो कि हमारे कहने से तो बच्चे अब आते नहीं है। लाइक भी कर दिया, लाइक तो आप सभी। मटेरियल यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। अब देखो ऐसा क्वेश्चन, देखो अगर एग्जाम में आता है तो एग्जाम में आने का ऐसे क्वेश्चन का मतलब क्या है कि भैया या तो आपको पता होना चाहिए, है ना, और पता है तो आपको सही है, नहीं पता है तो प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं कहता हूं यूईटी सब्जेक्ट और एस्टिमेशन कॉस्टिंग जैसा सब्जेक्ट, इसे आपको छोड़ने का नहीं है। मतलब बात, यूईटी एस्टिमेशन कॉस्टिंग को नहीं छोड़ना है किसी भी हाल में। तो यहां पर माय डियर आंसर है इसका फ्लक्स, नंबर डी। मटेरियल यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड फ्लक्स। हम इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या लगाते हैं यार, फ्लक्स लगाते हैं। तो ये जो फ्लक्स क्या काम करता है, बीड को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है कि अच्छे से चिपक जाए। ठीक है, दूसरा, ये ऑक्सीजन को वेल्डिंग के अंदर मिलने नहीं देता, ऐड नहीं होने देता। समझो बात, तो ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखें फ्लक्स का इस्तेमाल इसलिए होता है, फ्लक्स की कोटिंग करते हैं अपन लोग। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तभी कहता हूं यूईटी में पढ़ लो, वेल्डिंग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर ब्लॉकिंग द डीसी कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज सिग्नल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद वोल्टेज सोर्स। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डीसी कंपोनेंट्स को ब्लॉक करने के लिए हमें किस सोर्स का इस्तेमाल करना, किस एलिमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसे हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं वोल्टेज के साथ। कैपेसिटर। देखो यार, आज मैं क्या चाहता हूं ना, आज लगभग 70-80 क्वेश्चन है। ठीक है, 60 से 80 क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूं आज मेरे सारे स्टूडेंट्स 70+ स्कोर करें। क्या बात है, क्या बात है। तो देखते हैं यहां पर, माय डियर हम सभी को पता है भाई, अगर यहाँ पे आप एक ट्रांजिस्टर बनाते हो या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाते हो और एसी पर बाइसिंग करते हैं तो हम कैपेसिटर लगाते हैं। तो एसी को तो ये पास कर देता है, लेकिन डीसी को ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, डीसी पर शॉर्ट ओपन सर्किट हो जाता है एट स्टेडी स्टेट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश। यहाँ मैं देख रहा हूँ करिश्मा, विशाल, आरती, सौरभ, अभिषेक, मंशा, सभी ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पता है यार,
बताओ भाई, इस सर्किट के अंदर फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ड्यूरिंग द स्टेडी स्टेट। पता है क्या होगा? अभी एक्सप्लेन करा है सब कुछ, मैंने अभी एक्सप्लेन करा, बस वेट है आप सबकी। क्या बात है यार, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बताया मैंने। देखो यार, अगर ये सर्किट है, कनेक्टेड है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। देखो अभी बताया मैंने, होगा क्या, धीरे धीरे ये कैपेसिटर चार्ज होगा, चार्ज होगा, चार्ज होगा, चार्ज होगा, चार्ज होगा, और इतना चार्ज हो जाएगा जितना सोर्स है आपका उसके बराबर, क्योंकि हम सबको पता है कि यहां पर ये क्या होगा, जितना 12 वोल्ट यहां पर भी 12 वोल्ट आ जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस बराबर, तो बेटा सर्किट में करंट जीरो एट स्टेडी स्टेट, 2 ओम। तो याद रखें, कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज का अपोज करता है, वोल्टेज के मैग्नीट्यूड का। इंडक्टर क्या करता है, करंट का अपोज करता है, करंट के मैग्नीट्यूड का। ठीक है, फ्लो का अपोज नहीं कर रहा, इनके मैग्नीट्यूड। कुछ भी उतार चढ़ाव होगा तो सडनली नहीं होने देंगे, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर कितना हो जाएगा, डी, क्योंकि हमें पता है एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर विल बिहेव एज, एक कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, कैपेसिटर बिहेव करता है एज एन ओपन सर्किट। ठीक है ना, 12 वोल्ट यहां पर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन synchronous motor the minimum armature current occurs at, बताएं बच्चे, मिनिमम आर्मेचर करंट इज ऑकर एट, गाइस शेयर करते रहो यार, एक बार एक बटन दबाना है आपको, शेयर करना है, दैट्स इट। क्या बात है प्रिंस, चंदन, एलेक्स, सागर शाह, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। तो आपको ये मिलता है, और ये जो ड्रॉ होता है ग्राफ, तो आईए वर्सेस आईएफ होता है एट कांस्टेंट लोड, एट कांस्टेंट लोड। तो यहां पर दो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं यहीं से, कि सर आर्मेचर करंट मिनिमम कब होगी, तो हम सबको पता है एट यूनिटी पावर फैक्टर। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आपका मैक्सिमम कब होगी, तो सर जी लैगिंग पर होती है और लीडिंग पर भी होती है, लैगिंग और लीडिंग पर मैक्सिमम मिलेगी आपको, पे मिनिमम मिलेगी। बहुत बढ़िया सागर, क्या बात है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट रहा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इन्वर्टेड आपका आईएफ और पावर फैक्टर के बीच में खिंच जाता है ये वाला ग्राफ, इन्वर्टेड वी कर्व कहते हैं इसे। चलिए, सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बताओ बेटा, पिच फैक्टर फॉर फुल पिच वाइंडिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन इज, पिच फैक्टर फॉर फुल पिच वाइंडिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन इज, क्या रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा। क्या बात है, आरती, करिश्मा, अभिषेक, एलेक्स, मनशा, सौरभ, बहुत अच्छे, अर्जुन, सत्य प्रकाश, क्या बात है यार, क्या बात है। तो देखते हैं यार क्या है इसका। देखो फुल पिच का मतलब,
भाई जिसका कॉइल का स्पैन 180 डिग्री का हो इलेक्ट्रिकली, है ना, तो वो कॉइल जो होती है हमारी कौन सी होती है, फुल पिच होती है। और उसके लिए के का वैल्यू क्या होता है भाई, के बराबर 1 होता है। शॉर्ट पिच जो लेस देन होती है 180 से, है ना, तो उसे अपन क्या कहते हैं, cos alpha by 2, it is less than 1, that value is less than 1 for short pitch, that is for full pitch। ऑप्शन नंबर डी, सभी ने सही आंसर दिया। यहां पर किसी भी एक बच्चे का आंसर गलत नहीं है, बहुत अच्छे। तो यानी 6 में से 6 चल रहे हैं सभी अभी, बहुत बढ़िया। गलत नहीं होने देना, कुछ भी करो। नेक्स्ट, बता बेटा कौन सा शंट एमीटर जो होगा, शंट मीटर रिक्वायर्ड कौन सा होगा। पता है, 7th क्वेश्चन है। आपको एक डीसी एमीटर दिया है जिसका रेजिस्टेंस है 0.5, करंट की रेंज आपको दी गई है। अगर रेंज को एक्सटेंड करना है आपको, तो मीटर रिक्वायर्ड ए शंट रेजिस्टेंस ऑफ, कितना शंट रेजिस्टेंस लगेगा। बताएं सभी। क्या बात है, सागर वर्मा, करिश्मा, एलेक्स, मंशा, बहुत बढ़िया। अर्जुन देव, सागर शाह, बहुत अच्छे। कुछ बच्चों से गलत भी निकला है, 0.25 भी आया। बच्चे एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो यार, कभी 0.25 आया है, चेक कर लो आप। तो यार इसका एक ही है। आपका देखो मीटर का करंट कितना है भाई, आपको कितना है रेंज को एक्सटेंड करना है सर, 900, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, आर एम बाय एम माइनस 1 और आर एम बाय माइनस का 1, है ना। तो यहां पर लिख दो आप 0.5। कितना बनाना है आपको, 900। कितना है आपका 150 का मीटर, माइनस का 1, 0.5, सर जी 6 माइनस 1, 0.1। बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, सभी का ये आंसर आया है, सबको पता ही चल गया कि देखो आर एम से और भी लेस वैल्यू आई है शंट रेजिस्टेंस। यहाँ 0.5 था, आपको मिला 0. नेक्स्ट बताया माय डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर दी। यहाँ पर राधिका जायसवाल, राम नागर, सभी ने आंसर दिया है। जल्दी बताओ बेटा, आओ। चलिए देख लेते हैं। देखो यार, हम सभी को पता है ये एसी और डीसी दोनों को मेजर कर सकता है, वो भी आरएमएस वैल्यूज। ये सिर्फ और सिर्फ डीसी को मेजर कर सकता है। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है भाई हमारा, क्या स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो आप देखिए आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 36 प्लस 100 प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा 16/2। तो इट विल बी अराउंड, आपको मिल जाएगी ये वैल्यू 8। ये आ गया 144। बेटा ये किसका स्क्वायर होता है, 12 का।
तो यानी यहां से आपको वैल्यू मिली, जो आपका मूविंग आयरन है से मिला करंट आपको 12 एम्पियर। हम सभी को पता है कि पीएमएमसी कितना कैलकुलेट करेगा, सब डीसी करेगा क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ तो नहीं करेगा ये कैलकुलेट, इन्हें यहाँ 6 करेगा। आपसे रेशियो पूछ रहा है इनका, 2 एम्पियर आ गया। तो ठीक है ना, चलिए आओ यहां पर। दूसरी बात याद रखो, ये आपका क्या क्या मेजर करेगा, एसी डीसी, और कौन सी डैंपिंग यूज करते हैं, एयर फ्रिक्शन। यहां पर आप एडी करेंट। नेक्स्ट बताओ यार। Dynamometer type wattmeter connected in an AC circuit. Power indicated by wattmeter will be। ये तो रटा हुआ सवाल है यार। बहुत बढ़िया यार, सभी ने यहाँ पर ऑप्शन डी पुट कर दिया है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यार। किसके बनते हैं ये, ईडीएम के बनते हैं ना, एनर्जी डायनोमोमीटर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एसी डीसी दोनों को मेजर करेंगे। साथ के साथ गाइस, ये ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स है, ये बहुत याद रखो, कभी ना कभी आपसे पूछा जा सकता है। कौन सी पावर को कैलकुलेट करता है वॉट मीटर, सर एवरेज पावर, ठीक है माय डियर। और एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इसमें अपन लोग यूज करते हैं। तो नंबर डी। नेक्स्ट। इन ए सेमीकंडक्टर द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। जल्दी बताएं। इन ए सेमीकंडक्टर movement of charge carrier under the influence of electric field is called as। पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ड्रिफ्ट, डायरेक्ट डेफिनेशन है ये। बता बेटा। तो आप देखिए, करंट बताना है आपको कितना होगा अगर सेंसिटिविटी इतनी है और आधा स्केल पर मेजर कर रहा है। आसान है क्वेश्चन ये। देख लेते हैं। देखो यार, पहले 100 है आपका फुल स्केल, तो हाफ स्केल कितना हो जाएगा, 100/2। करंट आपको निकालनी है तो सेंसिटिविटी ले आओ। 50 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर है यार। यहां पर फुल पे कैलकुलेट नहीं करने का भाई, यहां कह रहा है हाफ ऑफ फुल स्केल,
तो 100 का आधा कितना हुआ? 50 ही तो हुआ माय डियर। चलिए ध्यान रखिएगा, अक्सर इस पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है। हाफ बोला है, फुल बोला है। फुल बोलता तो यार सीधा इसे 1 मिली एम्पियर हो जाता। चलिए बताएं। इन ए सीरीज आरएल सर्किट सप्लाइड फ्रॉम ए साइनोसोडियल वोल्टेज सोर्स, तो बेटा वोल्टेज अक्रॉस आर एंड एल आपको ये दी गई है। तो बेटा बताएं सप्लाई वोल्टेज बतानी है, सिंपल है, केवीएल लगाना है आपको, आंसर बताएं। चलो आगे बढ़ते हैं ना, देख लेंगे, डोंट वरी। बताएं बताएं बताएं। तो यहां मैं देख रहा हूं सारे स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं, बाकी भी बच्चे दो यार। क्या बात है, क्या बात है। देखो गाइज यहां पर अक्सर क्या है, वो चेक क्या करना चाह रहा है, देखो मजे की बात देखो आप सभी के सभी। उसने 7 वोल्ट को सबसे ऊपर क्यों रखा? अगर कोई भी लर्नर नया है तो वो यहाँ फंस जाएगा, उसे देखेगा 3 + 4 7 वोल्ट केवीएल। बट माय डियर पॉइंट वाज दैट वो ये चेक करना चाह रहा है आपको कि आपको पता है यहाँ पर क्या होना है। यहाँ पर अपन लोग फेजर सम करेंगे, तो टोटल वोल्टेज जो मिलेगी वो इनके स्क्वायर का अंडर रूट करके मिलेगा। तो एग्जाम में अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं, आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें। ऑप्शन नंबर डी। चलिए फेजर सम, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज सफर फ्रॉम एरर ड्यू टू मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। बता बेटा, आपका हिस्टेरिसिस लॉसेस के साथ मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस एरर कहां पर कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में होती है? देखिए गाइस हम सबको पता है कि यहाँ पर हिस्टेरिसिस जो होता है प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के भी। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स को अपन को क्या करना पड़ता है, लो फ्रीक्वेंसी तक ही आप इन्हें ऑपरेट कर सकते हैं, वो भी कितना 0 से 125 हर्ट्ज तक। तो आप यहां पर देख लीजिए, आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो है, दीज आर सफर फ्रॉम हिस्टेरिसिस लॉसेस, हिस्टेरिसिस एरर। ऑप्शन नंबर सी। बेटा मूविंग आयरन है, इंडक्शन नहीं है, ध्यान रखो। नेक्स्ट। बताएं बेटा, यहां मैक्सिमम पावर आपको फाइंड आउट करनी है, इज ट्रांसफर्ड थ्रू लोड रेजिस्टेंस। बताएं what is the value of RL such that maximum power transfer through load resistance। भैया यहां पर रेजिस्टेंस लगा है, यहां रेजिस्टेंस लगा है माय डियर।
देखो गाइज, हम सबको पता है कि यहां पर अपन को इनका क्या लेना पड़ेगा यार, मॉड लेना पड़ेगा। दीपक कुमार ने सही आंसर दिया। दीपक कुमार विल गिव द राइट आंसर। यहां पर इस कॉयल को सबसे पहले इंडक्टेंस में लाओ, एक्सेल। पचास हर्ट्ज दिया हुआ है, पुट करिए आप ये वैल्यू। क्या है यार तुम सब ऐसी। चलो कोई नहीं। तो बेटा ये आया 12। जब ये 12 आया तो यहाँ 12 का स्क्वायर करो प्लस 5 का स्क्वायर करो। ये कितना बनेगा यार, ये 144 प्लस 25 169। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया। ध्यान रखें, यहां पर वही करना है आपको। नेक्स्ट, CRO, sinusoidal waveform of a certain frequency, is displayed. So what quantity does the waveform represent? बता बेटा, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट। कुछ भी नहीं है, हम सब काफी बार पढ़ चुके हैं। बहुत बढ़िया। तो देखो यार, सीआरओ कैथोड रे तो पहली बात है ना, कोई भी वेवफॉर्म हो, कुछ भी हो, तो आपका वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड सब कैलकुलेट कर सकता है, बट पावर को कैलकुलेट, ठीक है। और जो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, पीक टू पीक वेवफॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम एग्जैक्ट है, ठीक है ना। तो प्लीज टेक केयर गाइस, बहुत अच्छे, सभी ने सही आंसर दिया, ठीक है। और किसी भी वेव फॉर्म को कैलकुलेट कर सकता है, ट्राइंगुलर, स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छे, ठीक है। इसमें आप सबको यार एक और याद रखना है, एक्वाडेक सॉल्यूशन होता है। ये एक्वाडेक सॉल्यूशन क्या करता है, सेकेंडरी एमिशन को एब्जॉर्ब करता है। सारे पॉइंट्स आपको माइंड में रहने चाहिए। नेक्स्ट, in order to increase the range of electrodynamometer type voltmeter, क्या करेंगे यार। बहुत बढ़िया। तो गाइस, क्या करते हैं अपन लोग, इलेक्ट्रोडायनामो मीटर को, टाइप वोल्ट मीटर को, उसकी रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। क्या बात है, बहुत अच्छे, शाबाश। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखो गाइस, ये होता है कि कभी कभी मैं देखता हूं, बात को भी मैं बात पहले करा देते हैं। M-1 हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। शंट के लिए लो रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ये किसके लिए करना पड़ता है भैया, मीटर के लिए करना पड़ता है, ये वोल्ट मीटर के लिए करना पड़ता है। बहुत बढ़िया राजन, मैं अच्छा हूं बच्चे। चलिए नेक्स्ट,
वो रिले इज नॉर्मली यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, देखो गाइज आप सबको मैं बता देता हूं, मेरे जितने भी सेशन होते हैं वो उन्हें आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट किया करो, बिकॉज मैं आपके लिए बहुत एफर्ट डालता हूं। ये जो क्वेश्चंस हैं हर सेशंस में क्वेश्चंस अलग रहते हैं, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा यार शेयर कर दिया करो। बहुत बढ़िया। फोर रिले जो होती है नॉर्मली यूज किसके लिए होती है यार? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए होती है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन किसके लिए होती है यार? जल्दी बताओ। इम्पीडेंस रिले। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन किसके लिए होती है? फिर कौन सी प्रोटेक्शन यूज करते हैं? रिएक्टेंस रिले। क्या बात, बिल्कुल। वोल्टेज रिस्ट्रेन डायरेक्शनली रिले। चलो यार देखो, सारी चीजें तो तुम पर डिपेंड करती है ना, अभी अपन लोग क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट आते हैं तो मेरा मन भी लगा रहता है यार। सब कुछ तो आपके अकॉर्डिंग होता है ना। आप आओगे तो सेशन चलते रहेंगे, अदरवाइज तो फिर क्या है ना? चलिए गाइस बताएं। थ्री फेज फोर वायर सिस्टम, power to be balanced star connected load, the current in each phase is 10 amp, तो बताएं बेटा कितना होगा न्यू? शाबाश यार, क्या बात है, दिल खुश कर दिया आप सभी ने। ले लो, इन्हें ऐड कर दो चाहो तो ऐसे करके। 10 एम्पियर। ठीक है, तो ये जो 10 एम्पियर हर फेस में आ रही है, जब न्यूट्रल पे होगा देयर विल बी सम अप एंड बिकम इक्वल्स टू जीरो। अब यार इसमें एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली हमने कुछ दिन पहले किया। अगर मैं यहां बोलूं आपको अनबैलेंस लोड है, अनबैलेंस्ड है सारी कंडीशन, तो मैं अगर पूछूं आपसे कि वोल्टेज एट न्यूट्रल क्या होगा? ठीक है, 0 वोल्ट, 200 वोल्ट, 400 वोल्ट, या ऐसे ही समझ लो आप 60 वोल्ट के लगे, ठीक है, 6 वोल्ट कर लो। अनबैलेंस में बेटा जीरो नहीं होगा, ठीक है ना? अगर अनबैलेंस्ड है वोल्टेज पूछ रहा हूं मैं, वो एक अलग बात है। देखो, तुम्हें पता है मेरे को बोलने की अपने बारे में जरूरत नहीं है कि मैं किस लेवल पर क्वेश्चन रखता हूं, ठीक है, या क्या कितना एफर्ट करता हूं, वो आपके लिए, आपको पता है। 6 वोल्ट, शाबाश। सर जी मिनिमम वोल्टेज होगा लेकिन जीरो नहीं होगा, याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड में नेवर इक्वल्स टू जीरो, वेरी लो, होगा जरूर कुछ वोल्टेज सर, कम होगा, 6 वोल्ट होगा। चलिए, शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। बता बेटा, इसका आंसर क्या होगा? हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया।
ऑप्शन नंबर ए। सॉरी गाइस, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था कुछ। चलो, बहुत बढ़िया, ही सभी को रटा हुआ होगा सर 765। अब इसमें भी कई तरीके से पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी वोल्टेज सही नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में आपको बता देता हूं, भविष्य में ये सवाल जो अपग्रेड होने वाला है वो 1200 केवी पर होने वाला है। ठीक है, भविष्य में ये सवाल अब 1200 केवी होगा। अरे भैया, अनबैलेंस्ड के अंदर A/3 फॉल्ट में पड़ा है कि नहीं पड़ा? जीरो नहीं होगा, इट डिपेंड। ठीक है, इन फ्यूचर ये पॉइंट याद रखना। अरे तुम पागल हो क्या गणेश, बता तो दिया मैंने। ठीक है, 1200 केवी कहां पर? मध्य प्रदेश। बार बार क्वेश्चन मत करा करो। चलो नेक्स्ट बताओ। इंडक्टेंस ऑफ द कॉयल डिपेंड ऑन। कष्ट मत दिया करो अपने आप को भाई, देख लिया मैंने। बहुत अच्छे, शाबाश बच्चों सर, ये तो आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं, परमेबिलिटी हो गई बच्चे, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, ऑल हो गया। ठीक है ना, यूनिट भी याद रख लो हेनरी। नेक्स्ट। अरे मुझे गुस्सा उस्सा नहीं आता यार, कैसी बातें करते हो, इतना तो मुस्कुराता रहता हूँ। सर को बदनाम कर रहे हो अपने, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट बताओ यार, इसका आंसर बताओ, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? अगर आपके सामने आया कैसे करेंगे, देखो। इस क्वेश्चन में हमसे कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछा है। क्या हम इसके अंदर, अगर मान लो एग्जाम में आया तो कैसे करेंगे? तो यार आप खुद देखो मेरे बच्चे, हम इसे यूनिट से कर सकते हैं। ये डिग्री दिया हुआ है, तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे चार्ज नहीं मिल जाएगा? अब होता क्या है, Q बराबर CV। तो क्या आ गया यहां पर आंसर? 1.5। ऑप्शन नंबर सी है ना। तो कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसा लगता है कि शायद क्वेश्चन कुछ और घुमाकर पूछा जा रहा है, तो यहां पर सिर्फ कंफ्यूज किया गया, बेसिक वही है जो आपको पता है। बस यहाँ लॉजिक ये था, अगर नहीं भी पता तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग यूनिट के थ्रू कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट। पोटेंशियोमीटर यूज टू बिटवीन वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ डीसी सर्किट, कितना है यार? 1.2 वोल्ट। इसे फिर वोल्ट मीटर की मदद से नापा गया तो मिला ये। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना वोल्ट मीटर का? इतना। तो इनपुट रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कितना?
देखो यार, ट्रू, यहां डिफरेंस कितना है यार? 0.3 मल्टीप्लाई बाय 60, 20 किलो। दोनों का डिफरेंस रखो, इससे डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो 60 से, यू विल गेट 20 किलो। नेक्स्ट, फर्मी लेवल का बताओ यार, पी टाइप सेमीकंडक्टर। नाइस। अपर लाइज करते हैं, लोअर करते हैं कंडक्शन बैंड के नीचे, क्या है इसका राइट आंसर? फर्मी लेवल क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। याद रखना ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। शाबाश, क्या हो जाता है? वैलेंस बैंड के पास में आ जाता है फर्मी लेवल, क्लोज टू द। बहुत बढ़िया, शाबाश। नंबर बी। तो यहां पर याद रखो, ये क्या होती है बेटा? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर जंप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो ये जो होता है आपका फर्मी लेवल कहलाता है। नंबर, बिल्कुल। तो उसी बात को इन्होंने घुमा के कह दिया, क्लोज टू वैलेंस बैंड। डायरेक्ट क्वेश्चन है यार। फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर एफ। बेटा इसे लो करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं भाई? स्टील का, CrGO का। और इसे लो करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? लैमिनेशन करते हैं। और सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पता है एट विच फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, जहां पर करंट आपको मैक्सिमम मिलता है, तो बेटा वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके लिए। यहां पर गणेश प्रभाकर ने सबसे पहले आंसर दिया है। शाबाश बच्चे, बिल्कुल सही। और ये दोनों फ्रीक्वेंसी कौन सी होती हैं यार? ये वाली, अगर ये वाली पूछे, ये कौन सी होती है? ये वाली। तो ये वाली तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है गुरुजी, नो डाउट। तो बेटा हिस्टेरिसिस लॉस आयरन लॉस को कम करने के लिए। ठीक है, ये बताओ जो मैं पूछ रहा हूं, दीज आर द लोअर कट ऑफ, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो ध्यान रखो इन सब चीजों का। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट।
बेटा, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज इन द फिलामेंट लैम्प। कौन से इफेक्ट को यूज करके आपको लाइट मिलती है माय डियर? डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। तो आप देखो यहां पे करंट के सारे इफेक्ट्स लिखे हुए हैं, ये भी याद रखो कि भाई मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, आयोनाइजेशन। माय डियर यहां पर देखो, हीटिंग इफेक्ट का यूज करता है आपका फिलामेंट लैम्प। तो इसका रिवीजन में देख लो आप सभी कि भाई टंगस्टन मटेरियल का यूज करते हो आप। डब्लू से दिखाते हैं इसका सिंबल। मेल्टिंग पॉइंट इसका याद रखो 3300 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। हेलिकल शेप का होता है, ठीक है। आर्गन और नाइट्रोजन स्मॉल अमाउंट में फिल करी जाती है, ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके सारे एडवांटेजेस है एक्सेप्ट एक, क्या? इसकी लो लाइफ होती है, 1000 घंटे, ठीक है। यहां पर ये वाला जो मेथड है माय डियर, ये आपके जितने सोडियम वेपर लैंप, ठीक है, इन सब में यूज होता है। मरकरी वेपर लैंप हो गया, फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट हो गई, ठीक है ना। चलिए, शाबाश। तो ये चीजें ना इस तरीके से बना लो नोट्स, तुम्हें बहुत हेल्प रहेगी। नेक्स्ट, बता बेटा, डीसी सप्लाई आपको कैसे मिल सकती है फ्रॉम एसी सप्लाई? डायरेक्ट क्वेश्चन है यार ये। बहुत बढ़िया, शाबाश। डीसी सप्लाई आपको कैसे मिल सकती है माय डियर? देखो यार, मोटर जनरेटर सेट का यूज करके ना, बिल्कुल मिल सकता है। आप एसी और डीसी का यूज कर लो आप। रेक्टिफायर का काम ही यही होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। डायोड्स ही क्या बनते हैं? रेक्टिफायर बनते हैं। तो ऑल आर करेक्ट। नंबर डी, शाबाश। न्यूमेरिकल है, इस पे टाइम लो लेकिन सही निकालना। सेम ऐसा न्यूमेरिकल आपका एसएससी जेई में भी आया, ठीक है, सेम ऐसा ही। तो आप बिल्कुल सही निकालो इसे। जो अपने स्टूडेंट होंगे वो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल गायब हो गए सर ऑप्शन से, जैसे ही आपने दिखाया। निकालो इसका आंसर, आराम से निकालना, गलत नहीं निकालना यार। आप भी निकालो, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूं इसे। शाबाश गाइस, बहुत बढ़िया। किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया है। एक बच्चे ने दिया है, जो डी दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में बच्चे गलती कर गए। तो सर जी, डाइवर्सिटी फैक्टर जैसे ही आपने बताया, तो डाइवर्सिटी फैक्टर दिमाग में आते ही दो बातें क्लियर हो गई कि वैल्यू एक या एक से बड़ी आनी है। तो ये दोनों तो गायब हो गए सर जी।
सबका सम कर देंगे हम, जितने भी मैक्सिमम पावर्स हैं सबका सम करेंगे। इससे डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी दिस वन। जब डिवाइड करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, शाबाश गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, किसी ने भी गलत नहीं दिया। एक दो बच्चों ने दिया है, वो कोई बात नहीं, आप चेक कर लीजिएगा, उनका भी सही होगा, कहीं मिस्टेक कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी फेमस क्वेश्चन, इट्स वेरी फेमस क्वेश्चन फ्रॉम इंडक्शन मोटर। आपको तमाम एग्जाम कोई भी दोगे, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलेगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। बताओ यार, सही देना इसका आंसर। अब दो तरीके से कर सकते हो इस आंसर क्वेश्चन। देखो यार, जो बच्चा बहुत तेज होगा ना, वो 1 मिनट में भी आंसर दे सकता है इसका, 1 सेकंड में भी। क्यों? दिमाग में जैसे ही 6 पोल आया, 50 हर्ट्ज आया, तो दिमाग एकदम सेट हो गया। अरे सर जी, यहाँ 1000 आरपीएम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 1000 आरपीएम की। किसकी बात कर रहे हैं? 1000 आरपीएम की। तो मोटर की तरीके से काम कर रहा है, तो ये तो पॉसिबल। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? ऑसिलेशंस इन 1 मिनट। तो भैया ये फ्रीक्वेंसी है रोटर की, साइकिल पर सेकंड निकाल लो, 1/2 0.5 हर्ट्ज निकाल लो, स्लिप 0.5 डिवाइड बाय 50.01, बस एनआर निकालना है। तो एनएस माइनस वन माइनस का एस, 1000 1 माइनस 0.01, 990 आरपीएम। शाबाश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो कितना, ये तो कभी नहीं आ सकता था, पॉसिबल ही नहीं है, इतनी स्लिप में तो गिरावट ही नहीं है, ये एनआर इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, आप चाहते तो यही पता लगा सकते थे कि जब स्लिप ही यहां पर इतनी कम होगी, तो ये आंसर 900 की रेंज में होगा, तो ये तो बढ़ नहीं सकती, जनरेटर स्लिप है नहीं। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी, इस तरीके से आप कर सकते हैं। What is the maximum length of the flexible conduit in the motor installation? मोटर के इंस्टॉलेशन के अंदर कितना होना चाहिए? अरे बच्चे, आज बहुत क्वेश्चन लेकर आया हूं, बैठे रहो, खूब सारे क्वेश्चंस करने हैं आपने को। फिर शाम को 6 बजे भी क्लास है अपनी, 6 PM पर यूट्यूब पर भी क्लास है। तो देखो कहीं से कहीं तक, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट मतलब पेपर हो सकता है आपका, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, आप ये मान के चलो। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, जब एग्जाम पास आएगा तो मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, फिर आप अपने आप ही प्रैक्टिस करना। बिल्कुल यार, लेस देन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। बताया बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने करा तो दिया है, शायद सबसे पहले मैंने ही कराया एलेक्स, जहां तक मुझे पता है। 2019 की पहली शिफ्ट का पेपर मैंने ही कराया। ठीक है, अभी कराया रिसेंटली, मैं क्वेश्चन भी लेकर आया था कुछ दिन पहले, तो पता भी नहीं चला। किसका राजन? यूपीपीसीएल का?
बताओ यार, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होंगे, यार एसएससी जेई का 130 तक अच्छा स्कोर है जिसका भी आ रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, जितना लास्ट ईयर था उससे कम ही रहेगा। क्या होगा यार, न्यूट्रल होगा, आर न्यूट्रल, ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मल टेम्परेचर पर न्यूट्रल। चलिए, if the vector field P is solenoid, then which of the following is the statement true regarding this? It's a good score, अच्छा स्कोर है यार, बताओ। बताओ कौन सा होगा। क्या यार, कहाँ गलतियां कर रहे हो सब भाई मेरे, ये वाला स्टेटमेंट याद रखा करो हमेशा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही तो हमें बताता है, ये भैया मैग्नेट का गॉस लॉ है कि मोनोपोल नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेट, ठीक है। में डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू रहता है, चार्ज के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड में। और भाई ये एच डॉट डी एल इक्वल टू आई होता है, बी डॉट डी एल नहीं होता, ठीक है, याद रखें। यानी हमेशा इनमें आपको डायपोल मिलेंगे। अगर आप किसी भी मैग्नेट को क्लोज सरफेस के अंदर एनक्लोज करेंगे तो कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, नो फ्लक्स पास आउट, इंफिनिटी पर, ठीक है। और इसके अंदर ये वाला जो है, ये होता तो राइट हो जाए, ठीक है, इसका डायवर्जेंस। नेक्स्ट, कुछ बच्चे यार डी दे रहे हैं इसका आंसर, ऐसा क्यों? देखो यार, सिल्वर, सिल्वर का आप याद रखो, ठीक है, कॉपर का पूछ लेता है तो याद रखो, गोल्ड का आपसे पूछ लेगा तो भी याद रखना है आपको। तो आप खुद देखो, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, कम में, ठीक है ना। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है यार, कि जो गोल्ड का रजिस्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है कॉपर के मुकाबले, ठीक है। तो कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज लिटरली गुड एज कंपैरिजन टू गोल्ड, ठीक है। बट रिएक्टिविटी सीरीज में ऐसा नहीं होता, वहां पर भी ध्यान रखना। और ये जो होता है रजिस्टिविटी मटेरियल्स के लिए इस रेंज में होती है 10⁻⁻, ध्यान रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जेई वगैरह में ऐसी चीजें बहुत परेशान कर सकती है।
हाँ, तो इसका आंसर कौन सा हो गया बच्चे? सिल्वर हो गया ना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, यही तो जेई को सबसे ज्यादा टफ बनाता है, रटने वाली चीज। याद है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट बताओ यार। सारे बच्चे सही आंसर देना इसका। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यार प्राइमरी आपको ये दे दिया गया है, ठीक है। सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न फेज 6 है, तो जाहिर सी बात है ये एक स्टेप अप है, ठीक है। तो आपको कितना मिल जाएगा V2? 1200 वोल्ट, बट ये पर फेस मिला है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है भाई, आपको √3 भी करना पड़ेगा। ठीक है, पर फेस मिला है, लाइन में आंसर दो। डी क्यों आएगा यार? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, डी कैसे आएगा बच्चे? खुद देखो ना भाई, देखो N2/N1 कितने दिए हुए हैं? 6 दिया हुआ है। 200 मैंने आपको ये दे दिया है, V2 आपसे पूछ रहा हूं, तो क्या बच्चे 1200 पर फेस नहीं निकाल सकते? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाती है ऐसे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हो जाता है। √3। चलिए गाइस, कोई बात नहीं, हो जाता है यार, कंफ्यूजन कोई इशू नहीं, सॉल्व कर लिया ना अपन ने। तो देखो, यहां एक और बात बता देता हूं, अगर आप बहुत जल्दी में हो और आप यहां पर सिंगल फेस, मतलब दिमाग में नहीं पड़ा आपने 3 फेस है, तो मैं सच बता रहा हूं 1200 लगा के निकल लोगे। इन्हीं बातों का ध्यान रखना है जेई में, इन्हीं चीजों का, ये छोटी छोटी बातें आपको कहीं ना कहीं बहुत आगे लीड देंगी अगर आप ध्यान रखें। नेक्स्ट। चलो बताओ यार, एन आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम शुड हैव। ये तो आसान है, इस पे समय खराब नहीं करेंगे, देख के सारे स्टेटमेंट पढ़ लो, तुम्हें खुद आंसर सामने दिख जाए। देख लेते हैं भाई, आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम क्या है भाई? हाई स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट बिल्कुल होना चाहिए, जिससे मशीन अपना अच्छे से स्पीड पकड़ेगी और टॉर्क भी अच्छा मिलेगा। लोकोमोटिव यूनिट, इक्विपमेंट कैपेबल ऑफ विदस्टैंड लार्ज टेम्परेरी ओवरलोड, कभी कभी ओवरलोड भी हो सकता है, ऑफ हाई एफिशिएंसी, लो इनिशियल कॉस्ट एज वेल एज मेंटेनेंस कॉस्ट।
इजी स्पीड कंट्रोल, ऑप्शन नंबर डी। यूपीपीसीएल हो या एसएससी जेई हो, इस टॉपिक को जरूर दिमाग में रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार, जब रिजल्ट आएगा तब रिजल्ट की सोचना ना, अभी जो आगे है उसके चक्कर में पड़ो। तुम सब के साथ चक्कर क्या है ना, भूतकाल में फंस जाते हो तुम। नेक्स्ट। बताओ यार, क्या आंसर होगा? कैसे करेंगे? यहाँ चंदन ने आंसर दिया है, दीपक, बाकी चलो राजीव बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं, मैं तब तक डायग्राम बनाता हूं, आप सॉल्व करो। तो बेटा इसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो लगा लो आप, इस डायग्राम को भी गायब कर दो। 0.7, 3 - 0.7 डिवाइडेड बाई 20। तो क्या मैं करंट नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकते। चाहे तो केवीएल लगा लो। तो नंबर ए। Which of the following is correct for the dynamic resistance of forward bias Zener diode? शाबाश। देखो समय खराब नहीं करेंगे, डायरेक्ट है ये। चेंज इन वोल्टेज फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो नंबर ए। बताओ बेटा, ये वाला जो पार्ट है ये क्या इंडिकेट करता है? बताओ सर जी, ये वाला जो पार्ट है ये तो है पेनस्टोक, जो डैम और टरबाइन को कनेक्ट करता है। ये है टरबाइन। टरबाइन इसके अंदर तीन टाइप के होते हैं। एक होता है पेल्टन, एक होता है फ्रांसिस, एक होता है आपका क्या, पेल्टन, फ्रांसिस और कापला। तो ये वाला कौन सा टरबाइन होता है? इंपल्स टरबाइन। ये दोनों कौन से होते हैं आपके? रिएक्शन टरबाइन। ये यूज करते हैं अपन हाई हेड लो डिस्चार्ज के लिए। इसका यूज करते हैं अपन लोग कापलान का लो हेड हाई डिस्चार्ज के लिए। याद रखो ये सब चीजें। ये क्या है भाई? ये है सर्ज टैंक। ये वाटर के प्रेशर को रेगुलेट करता है। इन पेंस्टोक, ठीक है ना, और वाटर हैमरिंग इफेक्ट को खत्म करता है। लास्ट ईयर यूपीपीसीएल में पूछा गया था, वाटर हैमरिंग इफेक्ट रिमूव्ड या एलिमिनेट करता है। तो होता कहां है वाटर हैमरिंग इफेक्ट? पेन स्टोक में। इसे खत्म कौन करता है?
सर्ज टैंक। ठीक है, सर्ज टैंक रिमूव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। सारे पॉइंट लिखवा दिए, एक बार छोटा सा रिवीजन हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट, which of the following relation is correct for the ratio of full load torque to the maximum torque? हाँ बच्चे, 4 फरवरी से आ रहा है। गाइज आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है, 6 PM पर भी क्लास है आज यूट्यूब पर, तो यार आना मत भूलना। जैसे अभी आए हो ना, आते हो राहुल सर को थोड़ा सा ऐसा लगता है हाँ भाई अपना कुछ है, बच्चे अपने से लगाव रखते हैं, तो 6 बजे भी जरूर आना, खूब क्वेश्चंस करेंगे अपन लोग। जैसे आते हो 40, 45, 50 आ जाते हैं अपने में। चलिए देखो यार, एक क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है कुछ नहीं, FL होता है ना, और ये नीचे दोनों को ऐड करके स्क्वायर कर दो। तो माय डियर, अगर आप यहां पर दोनों मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, ठीक है, ऊपर नीचे, SM की, तो यहां पर ये स्क्वायर हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, इसे बाहर निकाल लो। ऑप्शन नंबर सी। तो एक ही चीज को पूछा गया है घुमाकर, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो यही वाला वैलिड है, सिग्नल सिग्नल। The correct expression for the deflecting torque of a single phase induction energy type meter. डायरेक्ट आंसर बताओ यार, मुझे लग रहा है तुम सबको भूख लगने लगी है, समझ सकता हूँ, पढ़ते टाइम तो बहुत ज्यादा भूख लगी। तो यार देखो, एक फॉर्मूला होता है, कभी भी टॉर्क और पावर का रिलेशनशिप हो, तो भाई पावर जो है VI cos φ, एनर्जी मीटर। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो अभी आगे आएंगे, थोड़ा वेट कर लो, के बाद तुम्हें नए क्वेश्चन मिल जाएंगे। हो सकता है तुमने सेशन अटेंड करा होगा, सारे क्वेश्चंस नहीं है, पहले ही बता दे। Which of the following is not true for a properly biased transistor? गाइस लाइक कर देना यार, लाइक का बटन भी दबा दिया। Which of the following is not true for properly biased transistor? देखो गाइस, करंट एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर, स्विच, तो एक्टिव रीजन में तो ये ऐसे बिहेव करेगा। स्विच कौन से मोड में करता है भाई? सैचुरेशन में और कट ऑफ में, है ना। तो इसमें होते हैं रिवर्स बायस दोनों जंक्शन। सैचुरेशन में क्या होते हैं भाई? दोनों के दोनों फॉरवर्ड बायस होते हैं, है ना। तो ये सब आपको याद रखना है, इसमें फॉरवर्ड रिवर्स्ड होते हैं। तो यहां पर ये ऑन स्विच की तरीके से बिहेव करता है, कट ऑफ में ऑफ स्विच की तरीके से। बट रेक्टिफायर जो है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ये डायोड करते हैं। तो अगर डायोड के बारे में बोला जाए
तो डायोड भी एक तरीके का स्विच है, साथ के साथ एक रेक्टिफायर की तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, तो यहां पर एक ट्रांजिस्टर हर तरीके से बिहेव करता है, एम्पलीफायर और स्विच, डायोड, स्विच और रेक्टिफायर। ऑप्शन डी। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ रेक्टिफायर इज गिवन एज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ बेटा, अनकंट्रोल्ड होता है, थायरिस्टर कंट्रोल्ड होता है क्योंकि उसमें गेट लगा रहता है। इसमें आप क्या नहीं कर सकते, स्विच की कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, करंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, शाबाश हरिकेश। देखो यार, वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में बात करी जाए, चाहे कोई सा भी वोल्टेज रेगुलेशन, ट्रांसफार्मर का पढ़ो, डीसी मशीन का पढ़ो, ठीक है, आप रेक्टिफायर्स का पढ़ो, सिंक्रोनस मशीन्स में पढ़ो, एक ही बात याद रखो, चेंज इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। नो लोड से फुल लोड। अब मुद्दा ये आता है कि सर नीचे क्या आएगा, तो फुल लोड जो है वो सारी मशीन्स के लिए आता है, डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन्स, ट्रांस सॉरी, इनके लिए आता है, रेक्टिफायर्स, फुल लोड। बट एक अकेला ट्रांसफार्मर ऐसा है जिसकी डिजाइनिंग आप किस पे करते हो, नो लोड पर करते हो। ठीक है, नो लोड पे करते हो। तो ट्रांसफार्मर में आपको ध्यान रखना है कि नीचे नो लोड रहेगा, बाकी सब में कुछ भी पढ़ लो, सब में यही रहना है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू सर कम होनी चाहिए, वेरी लो, फॉर गुड वोल्टेज रेगुलेशन। समझे बात? वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो गुड किसके लिए होता है, वेरी गुड, फॉर वेरी लो वैल्यू। यानी आइडियली सर मैं ये कह सकता हूं वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। तो कितने बच्चों को पता है ये कि ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग वोल्टेज रेगुलेशन की नो लोड पर होती है? जिन्होंने मेरे लेक्चर्स अटेंड करें या पढ़ा है, मैंने सब बताया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। तो रेक्टिफायर, डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन, सबके लिए क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ये वाला जो है बेटा, ये किसके लिए आएगा, ट्रांसफार्मर। निकालो इसका आंसर तुरंत। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ a transformer at the 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर, डायरेक्ट है यार, तुरंत निकालो भाई, लगा दो इसमें आंसर यार, देखो ना क्यों घबरा रहे हो। लैग कौन सा बोला है, लैगिंग बोला है, प्लस है। पुट करो, 12 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 6 मल्टीप्लाई बाय 0.6, 4.56। कैसे आंसर दे रहे हो यार, क्या हो गया ना। 0.8, यही तो आएगा।
कैसे गलत आंसर दे रहे हो यार? भाई कॉस निकाला ना, कॉस पावर फैक्टर गुरुजी दे रखा है कॉस 5 0.8, तो साइन 5 निकालना है। तो यार ये वाली प्रॉपर्टी हम सभी को पता है 9th क्लास से। पुट कर दो, 6 मिल गया। ठीक है, डोंट मेक मिस्टेक्स कि किसी ने आंसर दे दिया और आपने चेक दिया सब लाइन से, ऐसा नहीं करना है। वाइटल फैक्टर, मोस्ट वाइटल फैक्टर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक। भाई पावर फेलियर तो तभी होगा ना, उसमें भी उसने क्या शब्द लगा दिया, पॉसिबिलिटी। तो भाई सबसे पहले अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक ट्रेन चलानी है तो भाई उसके लिए सबसे पहले सप्लाई सिस्टम लगाना है ना। तो उसके लिए तुम्हें क्या लगाने पड़ेंगे भाई? आपको पोल बिछाना पड़ेगा, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछानी पड़ेगी, जमीन लेनी पड़ेगी, कब्जानी पड़ेगी। जाना तो नहीं पड़ता, प्रॉपरली एक प्लान बनाना पड़ेगा, मजाक कर रहा था। ठीक है, हाई इनिशियल कॉस्ट इन लेइंग आउट ओवरहेड ट्रांसमिशन, कि भाई बिछाने में आपका क्या है, मोस्ट वाइटल फैक्टर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी। ये ओवर हीट लिखा नहीं है भाई, ओवरहेड। बताएं गाइस, नेक्स्ट क्या होगा? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है अबाउट द सोर्स ऑफ एरर इन द मेजरमेंट यूजिंग डायनोमोमीटर टाइप वाट मीटर? ध्यान से आंसर देना इस क्वेश्चन का, सारे बच्चे ध्यान से आंसर दोगे। बहुत अच्छे, शाबाश। यार देखो, हम सबको पता है हम करंट कॉयल और पीसी कॉयल को चेंज कर सकते हैं, सबको पता है, लोड के अकॉर्डिंग, लोड ज्यादा तो ये ऐसे, या फिर ये वाला डायग्राम तो सभी को पता होता है ना। तो ये बिल्कुल इसमें से कोई एरर वाली बात ही नहीं है। ठीक है, मुद्दा क्या है? मुद्दा है मेन कि इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो भाई यहां से भी एरर होती है, यहां से भी एरर होती है। और आप सबको पता होगा पीसी कॉयल इसकी कैसी होनी चाहिए सर जी? हाईली रेजिस्टिव, हाईली रेजिस्टिव होनी चाहिए। जब हाईली रेजिस्टिव होनी चाहिए तो लेकिन होता क्या है इसके अंदर, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस आ जाता है, जिसे बीटा कहते हैं अपन, जिसकी वजह से पार अलग अलग पावर फैक्टर पर मीटर ज्यादा या कम रीड करता है। तो इस रीजन की वजह से ये भी वैलिड है। लेकिन एरर ड्यू टू इंडक्टेंस ऑफ करंट कॉयल ये नहीं है। यस, एनर्जी मीटर किसका बनता है बेटा? इंडक्शन मीटर्स का, इंडक्शन का। ठीक है, तो वहां पर जो पीसी होती है वो कौन सी होती है? हाईली इंडक्टिव। चलिए, शाबाश। तो यहां पर ये तीनों के तीनों से एरर होती है, लेकिन इससे नहीं होता है।
ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट। In general lighting, the ratio of the distance between the source fitting or the spacing to the mounting height must be. याद रखो, द रेशियो बिटवीन द सोर्स फिटिंग और द स्पेसिंग ऑफ द माउंटिंग हाइट्स लेस देन 1.5 मीटर। ठीक है, स्टैंडर्ड है, ध्यान रखो। हाँ बच्चे, जो भी लर्निंग वाले हैं उनके लिए तो नोट्स बना लो, प्रॉपर एक जगह पर लगा के रख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज इज नॉट करेक्ट फॉर द कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर? जल्दी बताओ यार। नॉट करेक्ट बच्चे। तो यार कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं यार? प्रेशर को सर मेजर करने में, स्ट्रेन को मेजर करने में, ठीक है, आपका डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने में, फोर्स को मेजर करने में, लिक्विड लेवल्स को मेजर करने में, तो इन सब का इस्तेमाल अपन लोग करते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि सर यहां पर इनकरेक्ट कौन सा है? तो ये सारे के सारे करेक्ट हैं, बट ये आर लेस नहीं, ये हाई सेंसिटिव होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है। नेक्स्ट, बताया इमोशनल ईएमएफ का वैल्यू बताए। गुड प्रभाकर, वेरी गुड। नहीं पता तो छोड़ देने का है, क्योंकि अगर यहां आदत डालोगे ना तो वहां जरूर लगाओगे। चलिए बेटा, इमोशनल ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है यार? बीएलवी क्या होता है यार? बीएलवी, तो बीएलवी का मतलब क्या हो गया? यहां पर पुट कर लेते हैं अपन, 0.5, लेंथ 0.5, वेलोसिटी 20। पांच वोल्ट आ गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है। परपेंडिकुलर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। नहीं भी दिया तो अपन मान के चल रहे हैं। नंबर सी। Which of the following is a not a type of tariff? Which of the following is not a type of tariff?
बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो यार, मैक्सिमम डिमांड पर भी टैरिफ लगता है हमारा। हॉपकिंसन मेथड में देखा हमने। पावर फैक्टर पे भी टैरिफ लगता है अपना। पावर फैक्टर पूरा होगा तो अपने पेनल्टी पड़ती है। ब्लॉक रेट टैरिफ भी होता है। पर्टिकुलर रीडिंग के लिए आपको एक रेट सेट कर देंगे, फिर उससे ऊपर की पर्टिकुलर रेटिंग के लिए रीडिंग के लिए आपको दूसरा रेट मिल जाएगा। लेकिन भाई नो लोड टैरिफ कोई नहीं होता। जब लोड ही नहीं तो भाई चुकाना किस बात का। हाँ डियर, ये लास्ट क्वेश्चन जा रहा है डियर, बस आ जाओ। अब नहीं आएंगे वे वाले क्वेश्चन, नहीं आएंगे। चलो, क्योंकि देखो बहुत बार क्या होता है, स्पेशल क्लास में बच्चे कम आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो उन्हें पता ही नहीं होता, स्पेशल पे भी अपन अलग कराते हैं। तो इसका पर्पज सिर्फ यही है। मैक्सिमम स्पीड वेरिएशन इन सिंक्रोनस मोटर इज। पता यार, कोई कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं क्या अपन लोग? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों करेंगे भाई? नाम का ही जब सिंक्रोनस लग गया और आपने एनएस बराबर एनआर कर दिया, तो स्पीड में कोई चेंज हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ सर। तो नो, जीरो जीरो जीरो। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। पता यार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। हमें चल रहा है आपका देखो, शाम को 6 बजे आना मत भूलना, पहले ही बता रहा हूं। सबसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं। ठीक है, लॉस वेरीज विद लोड, लोड के अकॉर्डिंग। तो बेटा कॉपर लॉस। हाँ, भाई जाहिर सी बात है। भाई अगर देखो ना यार, अगर आपने ज्यादा लोड की डिमांड करी, करंट ज्यादा जाएगा। करंट ज्यादा जाएगा तो वाइंडिंग में आई स्क्वायर आर लॉस उसके रिस्पेक्ट में होगा। लोड कम डिमांड कर रहा है करंट की, तो आई स्क्वायर आर लॉसेस वैसे चेंज होंगे। दैट्स इट। नंबर सी। हाँ हाँ, 6 PM पर यूट्यूब पर ही क्लास है। तो देखो, तुमने मेरे साथ यहाँ बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करा है। ऑलमोस्ट 52 क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, और मैंने जितना एक्सप्लेन करा है उनसे वो डबल ही हो गए हैं। ठीक है, आपको और पहलू पर जितना बताया है, तो उन सब चीजों का बहुत इफेक्ट मिलेगा आपको। चलो ये बताओ। सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग इज जनरली यूज्ड टू। नहीं नहीं शिवानी बच्चे, 4 फेब से विजय वेब। ठीक है, ये मैंने स्पेशल सेशन रखा है तुम्हारे लिए। नहीं, आज से नहीं है बेटा। विजयी भव बैच तो 4 फेब से। In a synchronous motor, the damping winding is generally used to by prevent hunting and provide starting torque. ऑप्शन नंबर बी। जाहिर सी बात है भाई, स्टार्टिंग के लिए भी अपन इसका यूज करते हैं, और हंटिंग से भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है मशीन को। अगर एनएस ग्रेटर हो जाती है एनआर से, यानी रोटर की स्पीड कम हो जाती है, तो इंडक्शन मोटर टॉर्क देता है, डैम्पिंग वाइंडिंग। एनएस स्मॉलर हो जाती है एनआर से, तो इंडक्शन जनरेटर टॉर्क देता है, डैम्पर वाइंडिंग। और एनएस बराबर एनआर हो जाता है, तो डैम्पर वाइंडिंग कोई टॉर्क प्रोवाइड नहीं करती। नहीं बेटा, पूरे मिक्स्ड होंगे, टीचर्स की मर्जी है। कोई कोई पर्टिकुलर टॉपिक का कराना चाहता है, कोई मिक्स कराना चाहता है। सब टीचर की मर्जी है, कोई ऐसा नियम नहीं है।
एक्चुअली हो क्या रहा है ना, अभी बच्चा अपना जो देखो यार, ये चैनल क्या है भाई, चैनल अपन लोगों ने जून में स्टार्ट किया है, अंकित सर ने स्टार्ट करवाया था, तो 0 सब्सक्राइबर से यहाँ तक टीम एफर्ट से लेकर आए हैं। तो अपना जो बच्चा है उसे पता रहना चाहिए राहुल सर की टीम कौन सी है, राजकुमार सर की टीम कौन सी है, ठीक है ना। ये ये इसलिए है कि जिससे बच्चा भटके ना, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा था कि वहां पर सर की कुछ और क्लास चल रही है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, तो अब हमने सेंट्रलाइज कर दी है सारी चीजें। नहीं बच्चे, सब्जेक्ट वाइज में ना प्रॉब्लम भी रहती है। सब्जेक्ट वाइज में क्या होता है ना, कभी कभी भाई एक सब्जेक्ट है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, खत्म हो गए, तो उसमें क्या होता है ना, उसका प्रॉपर एडवांटेज नहीं मिलेगा स्टूडेंट को कि 1 घंटे में आया एक ही सब्जेक्ट करके गया, ऐसा नहीं। अब यहाँ बैठ के तुमने मुझसे कितने टॉपिक पढ़ लिए, यूईटी के क्वेश्चन लगा लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन लगा लिए, मेजरमेंट का लगाया, नेटवर्क का लगाया, तो कितना एडवांटेजेबल है ये सेशन। ओवर एक्साइटेड मशीन यूज फॉर पावर फैक्टर करेक्शन, और सी। ठीक है गाइस, चलिए, ओवर एक्साइटेड कैसा लैगिंग देगा यार ये, लैगिंग वीआर प्रोवाइड्स कराएगा। हाँ मिक्स ही रखेंगे बच्चे, मिक्स ही रखेंगे अपन। हाँ मिक्स में माइंड वर्क करता, वरना तो वो दिमाग सेट हो जाता, अच्छा मशीन का सवाल आ रहे हैं, तो उसमें कोई एडवांटेज नहीं है। चलिए, बताओ यार क्या होगा अगर कोई भी फेस ओपन हो जाए सिंक्रोनस मोटर का, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो मोटर क्या करेगी। कोई बात नहीं यार, हो जाता है। कोशिश ये करा करो, जहां भी स्टडी करते हो ना यार, वहां पर रेस्ट्रिक्शन रखा करो, अकेले स्टडी किया करो, कोशिश करा करो। नहीं हो पा रहा तो यार थोड़ा तो मैनेज करना पड़ेगा। वो मैं समझ सकता हूँ भाई, सबके अपने अपने घर का हिसाब किताब होता है। भाई देखो, अगर 3 फेस है, तो अगर 3 फेस क्या हो भाई, आरएमएफ बननी चाहिए। अगर 3 फेस है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और एक फेस गया तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, तो विल रिफ्यूज टू स्टार्ट। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर कैन बी चेंज्ड बाय। बच्चे, कैसे चेंज कर सकते हैं हम सिंक्रोनस स्पीड की, मोटर की स्पीड को। बेटा जब सिंगल फेसिंग में क्या होता है आपका, कि जब एक ही दो ही आपके पास होता है ना, दो में से एक फेस आपका काम नहीं करता, 3 में से 1। स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। नंबर बी, क्यों, क्योंकि भाई सबको पता है एनएस। ये क्वेश्चन बताओ, ये अभी अपन ने कल परसों भी किया है शायद, कहाँ किया है, नहीं किया था, बट आंसर बताओ इसका। पता है, alternator used in a idle power station has more number of poles in it than is used in thermal power station because
अपन कर चुके हैं ये वाली बात, डिस्कस पहले भी। क्वेश्चन नंबर डी सर जी। स्टीम के पास बहुत ज्यादा पावर होती है एनर्जी को जनरेट करने के लिए, और वाटर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वाटर में एक पोटेंशियल एनर्जी फिक्स्ड है सर्टेन हाइट पर। ऑप्शन नंबर डी। तो प्राइम मूवर की स्पीड लेस होती है। ना बेटा, विच इज करेक्ट। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज आर्मेचर रिएक्शन? ऑप्शन नंबर सी। बेटा, आर्मेचर करंट आर्मेचर का फ्लक्स बनाएगा और मेन फील्ड फ्लक्स को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है ना, याद रखना। तो लैगिंग पर कैसा नेचर होता है, लीडिंग पर कैसा होता है, जीरो पावर फैक्टर पर कैसा होता है, सब पता होना चाहिए, ठीक है। जीरो पावर फैक्टर लैगिंग पर डीमैग्नेटाइजिंग, रीडिंग पर मैग्नेटाइजिंग, ठीक है ना, यूनिटी पर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। किसमें? सिंक्रोनस अल्टरनेटर्स। जनरेटर में इसका, मोटर में इसका उल्टा हो जाएगा। पता है, थ्री फेज synchronous generator, the stator winding is connected in star because a delta connection would, पता है बेटा क्या क्या? बच्चे बफरिंग तो नहीं हो रही है? वह बता देना, बफरिंग तो नहीं हो रही है? आई थिंक ओके चल रहा है, चलो बताया। अरे यार तुम लॉजिकली सोचो, वो क्या क्या रहा है कि भाई स्टेटर वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन बट बिकॉज ए डेल्टा कनेक्शन वुड, अगर डेल्टा कनेक्शन हो तो यार एक बात बताओ सर, हमें पता है अगर फेस में आप बात कर रहे हैं तो लाइन का अंडर रूट 3 हो जाएगा, तो फेस में वोल्टेजेस कम हो जाएंगी। जब फेस में वोल्टेज कम हो जाएंगी तो हम सबको पता है जो रेटिंग होती है इंसुलेशन की, मतलब जो रिक्वायर्ड होता है इंसुलेशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज रेटिंग के। तो अगर ये ज्यादा होगा वोल्टेज रेटिंग, तो ये भी ज्यादा होगा। तो यहां पर जब ये कम हो जाएगा तो हमें कम इंसुलेशन कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है। नंबर बी। नेक्स्ट, while starting synchronous motor its field winding would be, बता यार, अगर सिंक्रोनस मोटर की फील्ड वाइंडिंग खुल जाए, मतलब स्टार्टिंग के टाइम में अपन ओपन रख, सॉरी आंसर बता दिया, स्टार्टिंग जो होती है सिंक्रोनस मोटर की, तो उसमें फील्ड वाइंडिंग को क्या करते हैं? अरे लॉजिकली आंसर दो यार। देखो तुम सबको इतना तो पता है ना कि सर जो रोटर होता है
सिंक्रोनस मशीन को, पहले सिंक्रोनस मोटर को हम किसके थ्रू स्टार्ट कराते हैं? इंडक्शन मोटर की तरीके से। जब वो इंडक्शन मोटर की तरीके से स्टार्ट हो जाती है डैम्पर वाइंडिंग के हेल्प से, तो हम क्या करते हैं, तब तक फील्ड वाइंडिंग को ओपन रखते हैं, और जैसे ही स्टार्ट हो गई देन वी क्लोज। तो भाई ओपन रखते हैं बेटा, याद रखो, कैप्ट ओपन। जब भी आप कभी सिंक्रोनस मोटर को, तो यहां हम कौन सा मेथड अपना रहे हैं सर? इंडक्शन की तरीके से चला रहे हैं, बाद में फील्ड वाइंडिंग को क्लोज करके हम इसे सिंक्रोनस मशीन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ दो पोल आ जाएंगे और रोटेटिंग फील्ड के साथ ये लॉक्ड हो जाएंगे, ठीक है ना? तो उससे पहले अपन इसे क्या रखते हैं? ओपन। बच्चे ए याद रखो, इंपॉर्टेंट को। यस, केप्ट ओपन। चल नेक्स्ट। स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज, बिल्कुल सही। तो देखो, मैंने आपका पूरा मशीन का भी रिवीजन करा दिया है। डीसी मशीन पूरी कंप्लीट है, ट्रांसफॉर्मर भी अपन ने कंप्लीट कराया, इंडक्शन भी कंप्लीट कराया है, और आपका सिंक्रो। मोटर में शॉर्ट नहीं रखते माय डियर, डैम्पर वाइंडिंग शॉर्ट होती है ना, ये शॉर्ट होती है। बेटा जीरो, शाबाश। ये तो सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, समय खराब नहीं करेंगे। अरे रोहित, तुम्हें कांटेक्ट नंबर तो दे रखा है मैंने। हाँ बेटा, आज या आज अपन क्या है, आज थोड़ा सा लोड चल रहा है, सारी पीडीएफ जो है मैं इकट्ठी कर रहा हूँ धीरे धीरे, डोंट वरी, सबको कन्वर्ट करके मैं सेंड कर दूंगा। तो पीडीएफ के लिए तुम मुझ पे एकदम आंख बंद करके भरोसा करो। टाइम लग सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन मिलेगी जरूर। तो सिंक्रोनस मोटर बेटा क्या है भाई? कांस्टेंट स्पीड मोटर है यार। कहाँ इस्तेमाल करते हैं इसका? देखो, इसमें नो वाइब्रेशन होते हैं, कोई नॉइस नहीं होती, नो नॉइस, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड पर चलती है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, हिस्टैरिसीस लॉस के प्रिंसिपल पे काम करती है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई वाइंडिंग नहीं होती, नो वाइंडिंग एंड नो टीथ। ऑप्शन नंबर बी। पूरा रिवीजन करा दिया मैंने तुम्हारा। यस बेटा, ये सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर का ही तो पार्ट है। पता है बेटा। चलो यार, ऑप्शन नंबर ए, स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगाते हैं अपन सेंट्रीफ्यूगल स्विच को। नेक्स्ट।
बताओ बेटा, मशीन अगर ओपन नहीं होगी, सेंट्रीफ्यूगल स्विच अगर ओपन नहीं हुआ, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग हटेगी नहीं, इट विल ड्रॉ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इट विल डैमेज द स्टार्टिंग करंट। चलो भाई, स्पीड ऑफ द सीलिंग फैन, यार देखो 300 से 450 के लगभग। ठीक है गाइज, ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ना। आप सबसे अब 6 बजे मुलाकात होगी आज यूट्यूब पर। बेटा ध्यान से पढ़ो, आ जाएगा समझ में। सीरीज मोटर, ठीक है। ठीक है गाइस, इन क्वेश्चंस को बाद में ले लेंगे आपके साथ। ठीक है, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप सभी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो यार। बाकी कर लेना, इवनिंग में कर लेंगे गाइस, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों, इफेक्टिवली पढ़ना चाहिए ना। चलिए, तो यहाँ 10% डिस्काउंट तो मिलेगा गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको मेरी मेंटरशिप भी। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। नहीं बेटा, रोज नहीं, आज आज के लिए रखी है क्लास। जुड़ सकते हो आप मेरे साथ, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइस। मुझे फॉलो कर सकते हो आप। ठीक है, ये रहा राहुल सर, ठीक है ना। ये प्लस पर आकर आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर अपना।